आज हम इंजीनियरिंग की एक सबसे बड़ी कामयाबी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। ये कहानी है उन दो भाइयों की जिन्होंने दुनिया को उड़ना सिखाया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया था। आखिर कैसे दो मामूली साइकिल मैकेनिकों ने उड़ान की उस गुत्थी को सुलझा दिया जिसे उस दौर के बड़े बड़े दिमाग भी नहीं सुलझा पा रहे थे। देखिए, सब सोचते थे कि उनकी साइकिल की दुकान एक कमजोरी है, पर असल में वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जरा सोचिए, एक साइकिल को बैलेंस करने के लिए सवार को अपना वजन बदलना पड़ता है ना। बस यही सिद्धांत तो एक प्लेन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। और हल्के फ्रेम, साइकिल जितनी हल्की होगी उतनी तेजी से चलेगी। प्लेन के साथ भी तो यही बात है। मतलब उनकी वर्कशॉप ही उनकी असली लैब थी। हल्के लेकिन मजबूत फ्रेम कैसे बनाएं, ये वो जानते थे। चेन और स्प्रॉकेट से पावर को पहियों तक कैसे पहुंचाएं, इसका उन्हें अनुभव था। और सबसे जरूरी, बैलेंस और कंट्रोल की गहरी समझ। ये सारी चीजें सीधे सीधे एक हवाई जहाज बनाने में काम आई। अब चलते हैं किटी हॉक, जहां उनके असली इम्तिहान शुरू हुए। और शुरुआती लॉगबुक एंट्रीज सच कहूं तो काफी निराशाजनक थीं। साल 1900 और 1901 में उनके ग्लाइडर्स के जो शुरुआती नतीजे आए, वो ये साफ बता रहे थे कि मंजिल अभी बहुत बहुत दूर है। ये आंकड़े उनकी दो सबसे बड़ी मुश्किलों को साफ साफ दिखाते हैं। पहली थी अपर्याप्त लिफ्ट, मतलब उनका ग्लाइडर हवा में उठ ही नहीं पा रहा था जितना उस समय की किताबों के हिसाब से उसे उठना चाहिए था। और दूसरी, रोल कंट्रोल की भयंकर समस्या, उसे हवा में सीधा रखना लगभग नामुमकिन था। और यहीं वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जिन किताबों और जिन वैज्ञानिक डेटा पर वो भरोसा कर रहे थे, वो असल में गलत था। उस पल उन्होंने तय किया कि वो किसी और के विज्ञान पर नहीं, बल्कि अपने बनाए विज्ञान पर भरोसा करेंगे। तो लिफ्ट की इस पहेली को सुलझाने के लिए वो बिल्कुल बेसिक सवाल पर वापस गए। एक पंख का सही आकार कैसा होना चाहिए? यहीं एरोफॉइल का कॉन्सेप्ट सामने आया। पंख का जो घुमावदार आकार होता है ना, वो हवा को ऊपर से तेजी से और नीचे से धीरे धीरे गुजारता है, जिससे प्रेशर का एक फर्क पैदा होता है जो प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है। यही उनकी असली जीनियस थी, एकदम सिस्टमैटिक साइंटिफिक तरीका। उन्होंने अंदाजे लगाना बंद कर दिया और अपने खुद की एक विंड टनल बना डाली। सोचकर देखिए, 200 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पंखों के डिजाइन टेस्ट किए, हर एक का डेटा नोट किया, जब तक कि उन्हें वो परफेक्ट आकार नहीं मिल गया जो सबसे ज्यादा लिफ्ट देता था। और ये मेहनत सिर्फ पंखों तक नहीं रुकी। उन्हें एक ऐसा इंजन चाहिए था जो हल्का भी हो और पावरफुल भी। बाजार में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने अपने मैकेनिक चार्ली टेलर के साथ मिलकर 12 हॉर्स पावर का अपना खुद का एल्यूमिनियम इंजन बना लिया। अरे, उनके प्रोपेलर भी तो अपने आप में एक खोज थे, जिन्हें उन्होंने एक घूमने वाले पंख की तरह डिजाइन किया था। और ये सारी तैयारियां, ये सारी मेहनत हमें उस एक ऐतिहासिक दिन तक ले आई जिस दिन लॉगबुक में कुछ ऐसा लिखा जाने वाला था जो हमेशा के लिए दुनिया को बदल देगा। सुबह के 10:35 पर ऑरविल राइट ने पहली उड़ान भरी। ये सिर्फ 12 सेकंड चली और 120 फीट की दूरी तय की। एक छोटी सी छलांग थी, पर इसने साबित कर दिया था कि जो नामुमकिन था वो अब मुमकिन है। कुछ ही मिनटों के बाद विल्बर ने दूसरी उड़ान भरी। इस बार 175 फीट। वो हर कोशिश के साथ पल पल सीख रहे थे, अपने कंट्रोल्स को और बेहतर बना रहे थे। तीसरी उड़ान 200 फीट तक जा पहुंची। अब यह साफ हो गया था कि ये कोई तुक्का नहीं था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि उनका पूरा सिस्टम, इंजन, प्रोपेलर और कंट्रोल एक साथ मिलकर बिल्कुल सही काम कर रहा था। और फिर आई दिन की चौथी और आखिरी उड़ान। इस बार विल्बर लगभग 1 मिनट पूरे 59 सेकंड तक हवा में रहे और 852 फीट की दूरी तय की। अब ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये एक सच्ची, कंट्रोल्ड और लगातार चलने वाली उड़ान थी। जब आप उस एक दिन के आंकड़ों को एक साथ देखते हैं ना, तो तरक्की की रफ्तार देखकर होश उड़ जाते हैं। ये एक सीधी चढ़ाई वाला लर्निंग कर्व है। कुछ ही घंटों के अंदर वो एक छोटी सी छलांग से एक असली उड़ान तक पहुंच गए थे। लेकिन वो पहली उड़ान के बाद रुके नहीं। अगले कुछ साल तक उन्होंने चुपचाप अपने प्लेन को और बेहतर बनाया। 1905 तक उनका राइट फ्लायर 3 दुनिया का पहला प्रैक्टिकल हवाई जहाज बन चुका था, जो 39 मिनट तक हवा में रह सकता था। इसके बाद ही वो दुनिया के सामने आए और अपने प्रदर्शनों से सबको हैरान कर दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई हवा से नहीं, बल्कि जमीन पर थी। अमेरिका के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ने उन्हें मान्यता देने से ही इनकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि वो अपने ही एक पूर्व अधिकारी सैमुअल लैंगली को इसका श्रेय देना चाहते थे, जिनके महंगे सरकारी प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हुए थे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऑरवेल ने निराश होकर 1928 में अपना वो ऐतिहासिक हवाई जहाज लंदन के ब्रिटिश साइंस म्यूजियम को भेज दिया। जरा सोचिए, जिस विमान ने अमेरिका की धरती पर पहली उड़ान भरी, उसे अपने ही देश में जगह नहीं मिल रही थी। खैर, आखिरकार 1948 में स्मिथसोनियन ने अपनी गलती मानी और वो फ्लायर वापस अपने घर लौटा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी नई चीज का आविष्कार करना ज्यादा मुश्किल है या फिर दुनिया को ये यकीन दिलाना कि वो सच में काम करती है।